हेलो फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पीवाईक्यू एक नज़र में हम आज जो है 2018 का वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी का। आप सामने स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे इसको। तो आपको पता ही है कि ये सीरीज़ क्यों चलाई जाती है। अब डेली डेली मैं यही चीज़ बताऊँ कि क्यों चलाई जाती है, आप लोगों को लगभग पता ही चल गया होगा। ये सीरीज़ जो है, इसका लाने का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि आप इन पीवाईक्यू के माध्यम से ये देख पाएँ कि आगे जो भी मटेरियल आप पढ़ें, कोई मान लो कोई मटेरियल आप पढ़ते हैं, मान लो पॉलिटी पढ़ते हैं, तो आपको पॉलिटी पढ़ते समय आप कोई बुक का सहारा ले रहे हैं, तो उस बुक को पढ़ते समय आपको ये पता होगी कि इससे यूपीएससी ने पिछले ईयर्स में क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर बार बार पूछे हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम उसको इंपॉर्टेंस की श्रेणी में रख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख लेंगे। अब लगा कि इससे प्रतिवर्ष 2-3 सवाल आते हैं, तो आप उसको अति महत्वपूर्ण में रख लोगे, और ज़्यादा महत्वपूर्ण में मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख लोगे। स्टार रेटिंग दे दोगे कि इसको हम जो है स्टार रेटिंग 5 देते हैं, ठीक है, और इसको हम जो है 3 देते हैं। और इसको जो एक बार कभी कभी बीच बीच में यदा कदा पूछते हैं, तो इसको हम इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखते हैं कि हाँ पूछ लेता है, तो इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको जो है हम देख लेंगे, ठीक। ये आप अपने स्तर से करोगे, किसको महत्व देना है, किसको महत्व नहीं देना है, ठीक है। तो लेकिन जब आप पीवाईक्यू देखोगे तब, ये पीवाईक्यू देखिए, कई सारे आपके मेंटर्स होंगे, अध्यापक होंगे जो आपको सजेस्ट करते होंगे कि आपको जा करके पीवाईक्यू देखना चाहिए। तो आप इन पीवाईक्यू को देख करके, भाई बुक्स से आप देखोगे तो उस तरह से आप क्या करते हो, कई बच्चे मेरे सामने ही करते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन है उसको पढ़ लिया, सर ने बोला कि देख के आना, बस वो देखते हैं कि फैक्ट है क्या इसमें, पॉलिटी का कोई फैक्ट अनुच्छेद है, एक आध बार यूपीएससी ने पूछ लिया तो बस वो सवाल हो गया, बड़े उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि यूपीएससी के पीवाईक्यू को समझ करके हम आगे जो हमारा जो है पढ़ने की दिशा है वो हमें सही मिल पाए, इसलिए इसको लाते हैं। और हम पढ़ाते ही नहीं हैं, हम ये भी समझाते हैं कि आपको सिलेबस को कैसे देखना है। तो हम पढ़ने से पहले सिलेबस को देखेंगे, क्योंकि बिना सिलेबस के आगे हम तैयारी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे आप प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर में जाओगे, प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर, ठीक है, जीएस फर्स्ट जिसको बोलते हैं। अब प्रीलिम्स में ही जीएस सेकंड, सी सैट को बोलते हैं, सी सैट, जीएस सेकंड को। तो हम सी सैट की अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक, हम बात कर रहे हैं किसकी, जीएस फर्स्ट की। तो जीएस फर्स्ट में जैसे ही आप देखोगे तो इसमें 4 नंबर टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था से दिया हुआ है। तो इसमें पहले हम देखेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था कहीं पर डिफाइन है, अच्छे से दिखा हुआ सिलेबस दिखा है। तो यहाँ पर भारतीय राजतंत्र और शासन इतना दिया हुआ है, ठीक। फिर डैश लगा हुआ है, मतलब इसी के अंतर्गत बात की गई, जैसे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी, अधिकारों संबंधी मुद्दे। बस इतनी सी बात करके बात को यहीं पर समाप्त कर दिया, ठीक। इतनी बात हो गई। अब हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जब हम इसको देखेंगे गहराई से, तो हमको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा यूपीएससी ने डिफाइन नहीं कर रखा है। इससे हम पढ़ाई करेंगे तो हमको दिशा नहीं मिल पाएगी, किस दिशा में पढ़ें, कैसे पढ़ें। इसमें तो और भी चीज़ें तो यूपीएससी पूछ रहा है, तो हम फिर क्या करते हैं, पीवाईक्यू देखते हैं। तो पीवाईक्यू देखने से पहले एक बार हमको और देख लेना चाहिए कि यूपीएससी ने मेंस में भी तो सिलेबस दे रखा है। तो हम चलो मेंस के सिलेबस को भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे आप मेंस का सिलेबस GS2 में जाओगे तो वहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी डिफाइन होती हुई, मतलब काफ़ी हद तक डिफाइन होती दिखाई देगी। तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर शांति मिलेगी मन को कि हाँ यहाँ पर यूपीएससी ने डिफाइन कर रखा है। इसका मतलब यूपीएससी हमसे अपेक्षा कर रहा है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आप अलग अलग ना करके एक साथ करें, है। तो ये यूपीएससी बता रहा है, तो आपको इससे ये मिल जाएगा। आप पॉज करके इनको पढ़ लेना, ठीक है। मैं बार बार, क्योंकि पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस कर रखा है, तो बार बार करूँगा तो वीडियो होता लंबा, ठीक। तो ये शुरू के 10 पॉइंट जो है पॉलिटिक्स से संबंधित है। मेंस में भी यही सिलेबस लगा रखा है, जो मेंस के पीवाईक्यू अभ्यास सीरीज में कराता हूँ मैं, वहाँ पर भी यही चीज़ लगा रखी है। तो आप उसको भी वहाँ से देखते होगे तो आप लोगों को पता होगा। तो सीधे हम प्रश्नों पर चलते हैं, क्योंकि हमको प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, देखना है, पता लगाना है, ठीक है। सॉरी। अब देखिए, मैं अभी जो है 1 घंटे 1.5 घंटे पहले एक वीडियो अपलोड किया मैंने कि कॉमन सेंस से प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। मैं क्वेश्चन लेके बैठा, मैंने देखा, कल रात को मैं पढ़ रहा था, तो आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को देखते कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने पूरा अपना ज्ञान एक किनारे कर दिया, प्रश्नों को देखना शुरू किया कि प्रश्नों को कॉमन सेंस से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो कोई बच्चा है, हर कुछ तो चीज़ें, जैसे आप ही हो, सब कुछ तो आप पढ़ के चले नहीं जाओगे, कुछ चीज़ें पढ़े होगे, कुछ चीज़ें माइंड में वहाँ पर नहीं रहेंगी, ठीक है। तो आप फिर उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ ये आ गई कि अगर आपने लगभग कम से कम 5000 प्रश्नों की प्रैक्टिस करी हुई है, तो आपका ऑटोमेटिक, वो भी यूपीएससी की बता रहा हूँ, आप किसी और के, मैं एमसीक्यू इधर उधर की कोचिंगों की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी के अगर आपने अच्छे से प्रश्नों की प्रैक्टिस करी है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। जो क्वेश्चन आपके नहीं भी बनेंगे वो भी धीरे से बनने लगेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और क्वेश्चन मैं 1979 से आपको उपलब्ध कराऊंगा, जब परीक्षा नज़दीक आएगी एमसीक्यू बेस में, एमसीक्यू कराऊंगा कि आपको जैसे 50 सवाल दे दिए, आपसे बोला कि इसके आंसर बताओ, फिर मैं अपनी आंसर की दे दूंगा, और बीच बीच में उनका डिस्कशन भी कर दूंगा। अगर आप लोग जो क्वेश्चन आप कहोगे कि सर ये समझ में नहीं है, उसका डिस्कशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और प्रीलिम्स में आपको
फ़ायदा मिलेगा। अगर आप लोग सहमत हो तो कमेंट में बताना। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को एक बार बोला था कि मैं आपका 5 क्वेश्चनों का मेंस का टेस्ट ले लूँ क्या टेलीग्राम में। कोई बच्चा 20 बच्चे, मैंने कहा 20 बच्चे अगर आ जाएंगे तो ले लूँगा। 20 बच्चे क्या, 2-3 बच्चों से ज़्यादा किसी ने अटेंडेंट मतलब वहाँ पर बोला तक नहीं। अब बताइए कि कैसे फिर आप लोग को सिलेक्शन होगा। इधर उधर भटकोगे, वीडियो देखोगे, चले जाओगे। ठीक है, तो चलते देखिए ये प्रश्न है। इसका मतलब आपको संसद धन विधेयक से संबंधित, इसका मतलब संसद टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी जाइए बगल में, मैंने बताया ना जब मेरे पीवाईक्यू की नज़र जब भी मैं चलाऊं तो बगल में आप एक पुस्तक अपनी बुक रख लिया करिए, जो भी बुक पढ़ रहे हैं। ठीक, तो पॉलिटिक्स संबंधित जो बुक पढ़ रहे हैं उसको अपने पास रखिए, उसमें इस टॉपिक जो है संसद पे टिक लगा लो कि हमको इसको पढ़ना है। ठीक, बहुत ज़्यादा 30 पेज में 40 पेज में संसद होगा, उसमें सब ये चर्चा होगी। प्रश्नकाल, विधेयक, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, धन्यवाद विधेयक, धन्यवाद प्रस्ताव, इस तरह से जो है सारी चीज़ें आपको दी होंगी। 19 से प्रश्न बनेंगे तो आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर धन विधेयक है, इसका मतलब इंडिकेट कर रहा है कि आपको संसद पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं जैसा देख रहा हूँ इसको, मतलब अपने सिलेबस को रिवीजन करने के संदर्भ में। ठीक, वैसे सॉल्व करने के संदर्भ में इसको सिंपल पढ़ते हैं। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नहीं है, इसको तुरंत आपने पढ़ा। अब इसमें देखिए, ये तो धन विधेयक के बारे में, तो धन विधेयक के बारे में जब आप संसद के वाले टॉपिक को पढ़ लोगे तब इसको सॉल्व करना कितना आसान होगा। कराने के लिए तो मैं प्रश्न करा ही दूंगा, लेकिन मैं क्यों आप समय खर्च करूँ। अभी तो हम डिटेल एनालिसिस लेकर के आएंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे इससे सब चीज़ों की। बीच बीच में मैं प्रश्न ले के आ रहा हूँ, तो आप इसको पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए, इनको देखिए कि यूपीएससी कैसे प्रश्न बनाता है, उनको कैसे एलिमिनेट करना है। जैसे आप इसको पढ़ें, जैसे किसी बिल या विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसे केवल कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनिमय से संबंधित प्रावधान हो। भाई हो सकता है। फिर धन विधेयक की भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिक निधि से अविरक्षित संबंधित उपबंध होते हैं, पता नहीं। धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है, पता नहीं। धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या प्रत्यभूत देने के विनिमय से संबंधित होता है। अब आप इनमें से क्या सही है मैं बताऊंगा नहीं, तभी मैं बोल रहा हूँ, मैं बताऊंगा नहीं। कराने के लिए तो करा दूंगा, लेकिन इससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। कुल मिला के आपको धन विधेयक अच्छे से जाके पढ़ना है। ठीक, फिर देखिए नीचे, अब देखिए फिर आ गया, देखिए संसद। इसका मतलब 2 प्रश्न यहाँ अभी तक आए, अभी और आएंगे, एक और आएगा। ठीक है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति, इसका मतलब जब आप पढ़ोगे संसद तो वहीं पर आपको ये भी मिल जाएगा। ठीक है, संसदीय समिति की समीक्षा करती है और संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन का सूचित करती है कि जो विनिमय, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, ये सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है या नहीं। मतलब हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है। इनमें दिया सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, नियम समिति, कार्य सलाहकार समिति, बिजनेस एडवाइजरी समिति। अब ये जब संसदीय समिति पढ़ो तो इन समितियों को भी आप अच्छे से पढ़ो, हाईलाइट करो कि ये क्या है। फिर प्रश्नों को भी बार बार पढ़ो। बार बार प्रश्नों को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में चीज़ें बसने लगेंगी, फिर आप सॉल्व करने की ओर भी बढ़ने लगोगे। धीरे धीरे ये निरंतर करते रहिए। केवल मैं अपना अनुभव बताऊँ, बार बार प्रश्न को सॉल्व करोगे, ऑटोमेटिक एक ना एक दिन ऐसा आएगा प्रश्न अपने आप सॉल्व होगा, भले आपको पता हो ना पता हो। भाई इतने दिन से पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा ना। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ गए। फिर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब भी ऐसे प्रश्न करो नीचे जरूर पढ़ो, ऊपर कथनों में से कौन सा सही है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर नहीं भी लिख देता है। क्या कह रहा है, भारत की संसद, फिर कह रहा है भारत की संसद, इसका मतलब संसद के 3 प्रश्न आए, इसको आपको नजरअंदाज नहीं करना। इसका मतलब मैं आपको टॉपिक बता दूं, पहले भी बताता रहा हूँ, संसद टॉपिक पढ़ना है, मतलब विधायिका पढ़ना है, कार्यपालिका पढ़ना है, क्योंकि कार्यपालिका से लिंक करके भी पूछता है। कार्यपालिका पढ़ना है, शॉर्ट में लिख दिया, कार्यपालिका पढ़ना है और न्यायपालिका पढ़ना है। ये 3 टॉपिक अभी मैं बता रहा हूँ, वो आप पढ़िए। फिर बाकी तो DPSP जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, DPSP हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया। ठीक है, इनसे सवाल बनते हैं। फिर राज्य की विधायिका से संबंधित, जैसे संसद है ऐसी राज्य की विधायिका भी, राज्य की कार्यपालिका भी, राज्य की कार्यपालिका और राज्य की न्यायपालिका। मतलब राज्य की न्यायपालिका तो नहीं, मतलब हाई कोर्ट हो गया। ठीक, हाई कोर्ट हो गया। ठीक, क्योंकि न्यायालय जो एकीकृत होता है ऊपर से नीचे। फिर राज्य में जो है आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह वो अलग हो जाते हैं, उनको अलग हम पढ़ेंगे। जब वो करंट में कोई टॉपिक बनता है तब पढ़ते हैं, या उनको जो भी जब न्यायपालिका को पढ़ोगे तो एकीकृत न्यायपालिका में आपको ये चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। ठीक, फंडामेंटल चीज़ों को ही पढ़ना है, मतलब बेसिक चीज़ों को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, पता नहीं डाल सकती नहीं डाल सकती है, आप बताइए कमेंट में। 9वीं सूची में डालेगा किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायपालिका द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता।
अब ये चीज़ें देखिए, ये प्रश्न मैं यहाँ पर नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नवीन अनुसूची क्या है। नवीन अनुसूची के बारे में आप सर्च करिए, पढ़िए कि क्या है, इससे पहले वाद पढ़िए। जब आप पढ़ोगे वाद तो समझ में आ जाएगा कि इससे पहले कौन सा कानून था, उस कानून के द्वारा ये इस नवी अनुसूची का निर्माण किया गया है। फिर उसके बाद उनमें कोई विधेयक अगर डाल दिया जाता था, कोई कानून अगर डाल दिया जाता तो उस पर क्या होता था, बहस संसद में नहीं, मतलब उसमें बहस नहीं हो सकती, मतलब कानून में उसका जो है न्यायपालिका में उसको जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस तरह की कोई बात है क्या? आप अपने अंदर से सोचिए चीज़ों को, ठीक है। फिर आप चौथा पढ़िए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नीचे देखिए कौन सा सही है। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। देखिए ऐसे सवाल होते हैं कॉमन सेंस से भी सॉल्व होते हैं, थोड़ा सा नॉलेज भी आपको पता होगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए मैं अगर इस सॉल्व को करता तो मुझे लगता है कि ये पता नहीं सही है कि नहीं सही, मैंने इसको छोड़ दिया कि हाँ हो भी सकता नहीं भी हो सकता। फिर क्या, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को वर्ष सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई, ठीक है। अब हमको कंफर्म नहीं हो रहा है कि इसी समय दी गई थी कि नहीं दी गई थी, तो मैं इसको मान के चलता हूँ कि दी भी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती, ठीक है। मैं बिल्कुल मतलब कि न्यूट्रल होकर देख रहा हूँ कि मुझे आता ही नहीं है, मतलब इसको सॉल्व करना बस मुझे आता नहीं है। फिर मैंने तीसरा देखा, लोकसभा में यदि किसी दल की न्यूनतम 75 से, अब ये तो नॉर्मल आप पढ़ते ही हो ना, बेसिक चीज़ें कि लगभग 10% होनी चाहिए, लोकसभा की संख्या के 10% अगर आपके पास है तो आप विपक्ष के नेता हो, ठीक। मान लो इस समय 552 सीटें होती हैं, 550 मान लो, 550 है, ठीक है। मतलब कि 2 एंग्लो इंडियन घटाएंगे ना तो 550, इसका लगभग 10% कितना होगा, 55 होगा। तो 55 सीटें अगर हैं तो वो विपक्ष का, मतलब विपक्ष की सीटें होंगी या विपक्ष का नेता उसी में से चुना जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 75 सदस्य कह रहा है, 75 नहीं 55 सदस्य हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा आपको सीधे सीधे। तो आपने जैसे 3 को पकड़ा, ये पहले की बता रहा हूँ 2018 का सवाल करा रहा हूँ ना, तो आपने 3 को पकड़ा तो 3 को तुरंत ही यहाँ पर हटाया कि 3 कहाँ कहाँ है, तो यहाँ से 3 हट गया, 3 हट गया, 3 हट गया, ऑटोमेटिक भी सही हो गया। लेकिन ये 2018 में आता था, अब क्या है 2023 से यूपीएससी ने बहुत कायदे से पैटर्न चेंज किया है कि आप थोड़ा सा वहाँ पर लॉजिक तो लग जाता है लेकिन ऑप्शन में लॉजिक कम लग पाता है। तो ऑप्शन वहाँ पर कैसे पकड़ने हैं, अब इसके लिए हम लोग डिटेल एनालिसिस लाएंगे, तब अच्छे से बताएंगे कि ऑप्शन कैसे वहाँ पकड़ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे जो है देखिए, प्रश्नों को ऐसे ही हल किया करिए, देखा करिए, ठीक। फिर क्या कह रहा है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356, अब इसका मतलब क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं, क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन के संविधान में है कि और कुछ है, तो वहाँ पर बोलते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता, ठीक है। शॉर्ट में संवैधानिक तंत्र की विफलता मैंने लिख दिया, आप समझ जाओ मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि 356 अभी मणिपुर के मामले में बड़ा चर्चा में चल रहा था, तो यूपीएससी इससे सवाल बनाने की स्थिति में है, बना सकता है। तो आप इसको जाकर के चुपचाप अनुच्छेद 356 पढ़ लो, वहीं पर टॉपिक देखो, तुरंत जाकर के पढ़ो, ठीक है। फिर इन सब चीज़ों को पढ़ो। फिर ये कह रहा है उस राज्य में तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। अब कहीं कहीं पर आपको पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित भी होता है, राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित होता है क्या, कि जो है राष्ट्रपति शासन में निलंबित होता है। तो दोनों में देखो कि राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल दोनों में अंतर क्या है। जब आप पढ़ोगे, जब इस तरह से पढ़ोगे तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी, तब आप दोनों में डिफरेंस कर पाओगे, नहीं तो वहाँ पर जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपको कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल में। जैसे ही आपको कन्फ्यूजन हुआ तुरंत वो क्वेश्चन वहीं पर आप फेल हो गए, मतलब वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, पीछे हट गए। कन्फ्यूजन हमको पहले, इसीलिए तो बार बार क्वेश्चनों को सॉल्व कराने के लिए सलाह दी जाती है। जैसे आप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन आपका, मतलब उलझन वाली चीज़ें, जो उलझाव वाली चीज़ें हैं उनसे आप निकलते चले जाओगे, ठीक है। तो आपको जो है अनुच्छेद 356 पढ़ना है, अनुच्छेद 356 पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब बाकी इसको कॉमन सेंस से करता तो मैं आराम से इसको सॉल्व भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इसमें कॉमन सेंस चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं बताना चाहता, क्योंकि कॉमन सेंस तभी लगेगा जब आपके पास नॉलेज होगा, मतलब थोड़ी सी पढ़ाई तो आपने कर रखी है। अब आपको बिल्कुल ही नहीं आता, आप सोचो आईएएस बन जाए, तो फिर नहीं कुछ हो पाएगा। इसलिए मैं इसको सीरीज, इसीलिए मैं, आप सोचोगे कि ये सीरीज क्यों लाई गई, पीवाईक्यू एक नज़र सीरीज लाने का ध्येय हमारा क्यों, क्योंकि आपको इसके माध्यम से पहले मटेरियल तैयार करा देते हैं, मतलब आपको हम सलाह दे करके कि मटेरियल आप पहले तैयार कर लो। जैसे मैं आपको बताया 356 पढ़ लो, संसद पढ़ लो, कार्यपालिका पढ़ लो, आपने सब अच्छे से पढ़ लिया। अब इसके बाद इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया। अब नॉलेज हो गया, अब इसके बाद हम डिटेल एनालिसिस लेकर के आ रहे हैं, कॉमन सेंस वाले प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, कॉमन सेंस कैसे अप्लाई होगा। तो जब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा, आपने पहले से मटेरियल पढ़ रखा है, तो हम डिटेल एनालिसिस लेकर के आए तो आपको डिटेल एनालिसिस भी अच्छे से समझ में आएगा। कॉमन सेंस से क्वेश्चन को अप्लाई करा के बता रहे हैं तो वो भी आपको करते हुए समझ में आएगा, तब तो मजा आएगी। नहीं तो बहुत सोच समझ के सीरीज लाई गई है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी। हम यहाँ पर मार्केट में हम देख रहे हैं ना कि हिंदी माध्यम के साथ किस तरह का बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, जो अब मैं क्या बोलूँ, खैर छोड़िए। फिर भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य, इसका मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रश्न यूपीएससी भाई 2017 में चुनाव हुआ था, 18 में प्रश्न पूछ रहा है, 2022 में चुनाव हुआ, उसके बाद भी पूछा 23-24 में, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जो ये चीज़ें
काफ़ी चर्चा में चलती रहती है। तो इनको थोड़ा सा, राष्ट्रपति है, विशेष पद है, तो इनको जरूर पढ़ लो। प्रधानमंत्री है तो इनको बारे में भी इस तरह से पढ़ लो। तो आप जाकर के आज राष्ट्रपति का पद प्लस उपराष्ट्रपति जरूर पढ़ लो, क्योंकि धनखड़ साहब ने अभी इस्तीफा दिया था तो ये भी काफ़ी चर्चा में, तो यूपीएससी उससे संबंधित भी प्रश्न बनाएगा। तो इसका मतलब उपराष्ट्रपति आप जाकर के आज पढ़िए, पहले भी मैंने बताया है। अब ये जो मैं बता रहा हूँ कि इनको पढ़िए, और जैसे पीटी होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए मैंने ये टॉपिक बताया, तो इनसे सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा। इसके साथ साथ क्या है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये आप जाकर के पढ़ो। हालांकि संसद पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको मंत्रिपरिषद वगैरह के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी। फिर उन्हीं मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को भी वहीं पर ऐड कर लो, उपराष्ट्रपति को भी देख लो, राष्ट्रपति को भी देख लो। उपराष्ट्रपति को किसके स्तर पर देखोगे, राज्यसभा के स्तर पर देख लोगे, राष्ट्रपति को संसद के स्तर पर देख लोगे कि संसद 3 लोगों से मिलकर बनती, उसी बीच में देख लिया। अब पहुँच करके इसको पढ़िए। ये चीज़ें बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल किताबों में लिखी हुई है, वही चीज़ें पूछ ली है, बेसिक चीज़ें। ये अपेक्षा होती है कि आपको इतना नॉलेज पता होना चाहिए। इनमें कॉमन सेंस तो लग जाएगा, लेकिन जब आपको पता होगा तभी लगेगा। कॉमन सेंस क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन है, किताब से आया हुआ है। फिर क्या कह रहा है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई। पहले तो ये समझो कि अवशिष्ट शक्तियाँ क्या, बेसिक बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो पहले तैयारी कर रहे हैं, अभी नए नए आए। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं, पहले इनको मेरे कमेंट में बताओ, नहीं बताओगे तो मैं बताऊँगा। फिर इसी में देखो और भी शक्तियाँ होती हैं, किस किस तरह की शक्तियाँ होती हैं वो आप पढ़िए, ठीक है। अब इनमें से कौन सा सही है, इनमें से जब आप पढ़ोगे 1935 का नियम तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी ऑटोमेटिक, ठीक। हम आगे चलते, देखिए मैं हर चीज़ डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे पास समय भी कम है और हमको डिटेल इससे लेकर के आना है बहुत जल्दी। तो मैं जल्दी जल्दी इनको समाप्त करूंगा, इससे क्या होगा, आप जल्दी जल्दी अपना मटेरियल कंप्लीट करिए, ठीक है। निम्न के तत्वों पर विचार, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायपालिका में, आप नीचे इसको जरूर पढ़ लिया करिए, मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, न्यायपालिका में कोई दंडिक कार्रवाई स्थापित या संस्थित नहीं की जाएगी। पता नहीं है कि नहीं है। अब इसका मतलब है कि राज्य के राज्यपाल के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब कि राज्य की विधायिका के बारे में आपसे अपेक्षा कर रहा है। इसका मतलब हमने संसद बताया था, वहीं पर राज्य विधायिका भी बताई थी, उसी समय आप इसको भी पढ़ लो। किसी राज्य के राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अब ये सही है कि नहीं सही है, आप राज्य विधायिका पढ़ोगे। अभी क्या है कि ये इंपॉर्टेंट भी है, ये अभी क्या है, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि दक्षिण के कुछ राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, ये लोग भी मतलब यहाँ के जो राज्यपाल हैं विधेयक को पारित नहीं करते और राष्ट्रपति के लिए संरक्षित कर देते हैं। तो उस पर विवाद आया, सुप्रीम कोर्ट पे गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने बोला था कि 3 महीने का समय होना चाहिए, 3 महीने के अंतर्गत ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी ये 3 महीने के समय को भी उन्होंने बदल दिया है, मतलब परिवर्तित कर दिया है। तो इसको कुछ विवाद है, इसको जरा पढ़ लेना, आप मैगजीन वगैरह में पढ़ोगे। बाकी मैंने मैगजीन पे नोट बना रखी है, वो मैं स्पेशल आकर आपको पढ़ाऊंगा भी इसके बारे में, ठीक है। फिर हम चलते हैं विधानसभा अध्यक्ष। फिर इसका मतलब राज्य विधायिका से संबंधित प्रश्न पूछा। इसका मतलब राज्य विधायिका आपको पढ़नी, संसद पढ़ना है, राज्य विधायिका पढ़नी, कार्यपालिका पढ़नी, राज्य की कार्यपालिका पढ़नी, न्यायपालिका पढ़नी है, राज्य की न्यायपालिका, मतलब एकीकृत न्यायपालिका पढ़नी है आपको अच्छे से। जैसे ही आप इन चीज़ों को पढ़ोगे तो जैसे केंद्र के स्तर पर राज्य संसद है, तो राज्य विधायिका में भी उन चीज़ों को अप्लाई कर लेना। जहां पर प्रधानमंत्री को रखते हो वहां पर मुख्यमंत्री कर लो। कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ें अलग होंगी, अपवाद, तो उनको आप स्पेशल पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। अब देखिए ये चीज़ें पढ़ लीजिए, ये कॉमन सेंस से मैं करवाता तो मैं करवा भी सकता हूँ ये प्रश्न को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं प्रश्न का आंसर नहीं बताना चाहता। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा या देगी। देखिए अध्यक्ष अपना पद तुरंत रिक्त नहीं करता जब तक दूसरी निर्वाचित होकर के सब, मतलब कि जैसे मान लो कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, संसद की बात मैं रख रहा हूँ, ऐसे राज्य विधानसभा में भी आप रख लेना। तो 24 का चुनाव हुआ, तो चुनाव जैसे हुआ तो अध्यक्ष अपना पद खाली नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसी आवश्यक देश में स्थिति बन जाए कि हमको फिर से उनको बुलाना पड़े। तो अभी भाई पीछे के चुनाव में जो अधिकारी जो जनप्रतिनिधि चुन के आए थे 2019 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में वो रिटायर थोड़ी हुए। जब तक नए नहीं आ जाएंगे तब तक रिटायर नहीं होंगे, ठीक। तो आप इनको जो है जब तक डेटा, क्योंकि आकस्मिक कोई बैठक हो गई तो अध्यक्ष का पद जरूरी हो जाता है, जो स्पीकर होता है, तो वो तुरंत समाप्त नहीं किया जाता जब तक दूसरा नहीं आ जाएगा। तो प्रोटेम स्पीकर जैसे चुनकर, मान लो 24 का चुनाव हुआ, अब नए प्रतिनिधि चुनकर के आए, अब उन प्रतिनिधियों को प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है इसके बारे में बताना। प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ दिलाएगा, उसमें सदस्य भी होता है, सदस्य के रूप में शपथ लेगा कौन, जो अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष जो है सदस्य के रूप में शपथ लेगा, फिर उसके बाद उसको बाद में प्रोटेम स्पीकर हट जाता है, फिर वो अध्यक्ष को सर्वसम्मति से बैठाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको अच्छे से जब पढ़ोगे तब ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो ये चीज़ें मैं अलग से नहीं बताऊंगा। अब आप इसी में मुझे ये बताना कि लेम डक सत्र क्या होता है, लेम डक, ये बताना। यहीं पर इसी कॉन्सेप्ट में छुपा था, इसलिए मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर नहीं बता पाओगे तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर यहाँ विधि का शासन, अभी देखिए विधि का शासन क्या होता है। विधि का शासन हो गया, संविधानवाद हो गया, संविधानवाद, विधि की सर्वोच्चता हो गई, विधि की सर्वोच्चता हो गई, सीमित शासन हो गया, सीमित शासन,
ये शब्द एक ही है, पर्यायवाची ही है एक तरीके से। ये तीनों में से कोई एक शब्द, मतलब इन चारों में से कोई एक शब्द आ जाए तो इसका मतलब एक ही चीज़ समझो। अब इसका मतलब क्या है, प्रमुख लक्षण के रूप में माना जाएगा। शक्तियों का परिसीमन है क्या, विधि के समता है क्या, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व है क्या, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार है क्या। अब इनमें से मैं इनको सॉल्व, मान लो इसको सॉल्व भी कराने पे आ गया तो मैं तो सॉल्व करा दूंगा कि भाई शक्तियों का परिसीमन, इसका मतलब सीमित शासन की बात कर रहा है। शक्तियों मतलब पावर का सीमन और लिमिटेशन होना चाहिए। लिमिटेशन ऑफ पावर मतलब आप अतिरिक्त पावर का यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब विधि के रहते विधि के जो विधि में जो मतलब अधिकार दिए उन्हीं अधिकारों को प्रयोग कर पाओगे, उससे अधिक अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा। विधि के समझ समता, इसका मतलब विधि का शासन का मतलब विधि के में सभी लोग समान है, तो विधि के समझ समता ये भी सही है। ठीक है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, अब सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व का यहाँ पर विधि के शासन से कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट लेना देना नहीं है, तो हम इसको 3 को हटा देंगे। फिर स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, इसका मतलब विधि में दिया हुआ स्वतंत्रता, नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं, कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। ठीक है, तो वो विधि के शासन में ही दिया होता, तो हम 1, 2, 4 को ले लेंगे, सही हो जाएगा। मैं करा तो दूंगा क्वेश्चन, लेकिन मैं कराना नहीं चाहता, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप आंसर जान जाओगे। आंसर जानने से क्या मिल जाएगा आपको, केवल मैं आपको यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट कराना है, आपको प्रगत यूपीएससी के बारे में बता देना कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसी नज़र में, एक नज़र में कम से कम प्रश्नों को तो देख लो, कि जो आपके मेंटर आपको सलाह देते हैं कि क्वेश्चन पेपर देखिए जा करके, तो आप देखते हो कि नहीं देखते हो क्वेश्चन पेपर। तो हमारा ये आपने वीडियो देखा, तो इसी से आपका जो है क्वेश्चन पेपर आपका तैयार हो जाएगा। मतलब प्रश्नों को आप देख लोगे, फिर आप अपने जो भी टॉपिक है उनको पढ़ते रहिए। अब क्या कर रहा है, अब देखिए बिल्कुल सिंपल पढ़ना है, विधि और स्वाधीनता। अब स्वाधीनता आपको थोड़ा सा मतलब ये लगेगा कि स्वाधीनता की जगह हम स्वतंत्रता रख दे तो हमको बहुत अच्छे से पढ़ने में समझ में आएगा। तो यहीं पर इसको काटो, है एक ही चीज़, स्वतंत्रता स्वाधीनता एक ही, स्वतंत्रता। अब यहाँ पर स्वतंत्रता लिखती है, विधि का मतलब कानून, सिंपल लिख लो, जिससे आपको एक लाइन में पढ़ने में आपके अंदर फील होगा कि हाँ क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। नहीं तो ये शब्द हमको बार बार उस तरह का फील नहीं कराते हैं। तो कानून और स्वतंत्रता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है। विधियां, मतलब कानून अधिक होती हैं या विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम हो जाती है, मतलब स्वतंत्रता कम हो जाती है क्या। विधियां जब बहुत ज़्यादा होंगी तो क्या स्वतंत्रता कम हो जाएगी क्या, पता नहीं कम होगी कि नहीं कम होगी मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। हो सकता है कि भाई विधि नहीं होगी तो स्वतंत्रता भी, विधि तो हमको स्वतंत्रता देती है। यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि स्वतंत्रता है तो विधि निर्माण जनता करेगी। यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है क्या ऐसा, विधि परिवर्तन बार बार होता है ऐसा थोड़ी। तो हमको जो है अब यहाँ पर सुटेबल आंसर, अब इनमें सबसे बेहतर आंसर आपको समझ में आ जाएगा कि बी होगा, लेकिन मैं आंसर यहाँ पर नहीं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको सीखना कैसे, कि विधि के बारे में अच्छे से पढ़ लो, स्वाधीनता के बारे में पढ़ लो कि स्वाधीनता स्वतंत्रता ये होती क्या, ये सब बेसिक शब्दावली आपके एनसीईआरटी 11वीं क्लास में मिल जाएंगी, जैसे आप पढ़ो। ठीक है, 2 किताबें हैं, एक किताब जो है राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित ऐसे ही लिखा हुआ है उसमें, उसको आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको वहीं पर सीखने को मिल जाएंगी। तो आपको पहले आपको ये चीज़ें देख करके पीवाईक्यू की नज़र में देख करके इन चीज़ों को समझना है। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है अच्छे से, मतलब मटेरियल को बार बार पढ़ना है और पीवाईक्यू देखना है। तो इसी एक नज़र से आपको पीवाईक्यू देखिए और टॉपिक पढ़िए, फिर आप निजता के, अब उस समय अब करंट का भी विषय यहीं पर आ जाता है कि 2017 में जो है पुट्टा स्वामीवाद आया था, पुट्टा स्वामीवाद। अब ये प्राइवेसी संबंधित था, अब ये इसको जो है अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया, 21 थर्ड में। ठीक, अब इसमें जो है शामिल 21 है थर्ड ऐसे कुछ है, 21 थर्ड में। ठीक है, इसमें शामिल किया गया। अब इससे संबंधित यूपीएससी ने जो है ये देखिए अनुच्छेद 21 के भाग 3 में इसमें दिया ही हुआ है, तो मैं तो खैर बता ही दिया ये चीज़, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मतलब ये चीज़ें करंट में चलती रहती हैं, इसको बेसिक चीज़ों से अटैच करके पढ़ना है। अब अनुच्छेद 21 तो आप पढ़ते होगे, निजता के अधिकार को भी इसमें शामिल कर लिएगा, तो आपको उसी समय उससे पढ़ते समय उसको ऐड कर लो वहीं पर। अब जैसे आपने पढ़ा तो ये चीज़ें जो है आपकी बन जाएंगी। अब इसी को जो है वर्तमान में देखो कोई करंट में कोई ऐसा टॉपिक चल रहा है जिसको हमको अपने बेसिक चीज़ों में ऐड करना है। ऐसे ऐड करते रहोगे तो इससे क्या कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और चीज़ें भी समझ में आएंगी। तो आज आपको क्या पढ़ना है, संसद जाके पढ़ना है। ठीक, संसद पढ़ोगे तो इसका मतलब निहित है कि राज्य विधायिका को भी आपको पढ़ना है। ठीक है, राज्य विधायिका। फिर आप कार्यपालिका पढ़ोगे तो राज्य की कार्यपालिका को भी पढ़ना है, राज्य की कार्यपालिका। फिर एकीकृत न्यायपालिका पढ़नी है, आपको न्यायपालिका पढ़नी है राज्यों की, तो ऑटोमेटिक जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, ये सब चीज़ें जो हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ग्राम न्यायालय, ये सब चीज़ें, ये 3 चीज़ें आपको आज पढ़नी है। ठीक, इसके बाद बाकी चीज़ें तो और हैं, और ज़्यादा पढ़ना चाहो तो और भी चीज़ें जो मैंने बीच बीच में बताई या वीडियो में दिखा होगा तो आप देख ही सकते हो। ये मुख्य चीज़ें मैंने लास्ट में बता दी, ये चीज़ें तो मतलब इनको मिस ही नहीं करना है, इनको अच्छे से पढ़ना है। ये पढ़ लिया तो मान के चलिए कि आपको लगभग 3-4 प्रश्न, 5-4 प्रश्न की वेटेज आप ले लिए अलग से। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए, फिर और भी टॉपिक बीच में बताता रहूँगा, करते रहना, हो जाएगा आपका। तो फिर यहीं तक रखते दोस्तों, धन्यवाद।